नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रेमिका के पिता ने गोली मारी है। बताया जा रहा है कि युवक ने शादी से इनकार किया, जिस पर यह हत्या की वारदात का अंजाम दिया गया है। वादा तोड़कर दूसरी जगह शादी की तैयारी कर रहा था, तो इसी बीच बेटे के साथ मिलकर युवती के पिता ने युवक को गोली मार दी। युवक को जब अस्पताल ले जाया गया, तब तक युवक ने दम तोड़ दिया था। प्रेम प्रसंग की एक ऐसी कहानी है जिसका दुखद अंत हुआ। इस कहानी में प्रेमिका के पिता ने युवक की इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि उसने उसकी बेटी से प्रेम तो किया, लेकिन शादी करने से इनकार कर दिया और वादा को तोड़कर दूसरी लड़की से शादी रचा ली। लड़की के पिता को ये बात नागवार गुजरी और उसने अपने बेटे के साथ मिलकर युवक को उसके घर के पास ही गोली मार दी। गोली युवक के सिर में मारी गई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। निजी नर्सिंग होम में उसका इलाज चल रहा था, जहां उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। अमरजीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, गिरफ्तारी हो चुकी है पिता और पुत्र की, पूछताछ में क्या कुछ और जानकारी? जी देखिए, इसमें बातें सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले से जो है एक युवती थी जिससे प्रेम प्रसंग चल रहा था सूरज का, जिसकी हत्या हुई है। और उसी प्रेम प्रसंग की वजह से जो है इसकी हत्या हुई थी। सूरज ने उस युवती को जो है शादी करने का भी जो है ऑफर दिया था और शादी करने की बात भी थी, और उसी को लेकर के ये विवाद हुआ। उसके पिता भी, जो युवती है प्रेमिका है, उसके पिता भी तैयार थे, लेकिन इसी बीच में जो है सूरज की दूसरी शादी कर दी जाती है, दूसरे जगह शादी कर दी जाती है। इसी वजह से जो है पिता और पुत्र जो है नाराज थे और लगभग 15 दिन पहले शादी हुई थी सूरज की, और इसी नाराजगी की वजह से जो है आज मौका देख करके जो है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सर में गोली मारी गई थी, गांव में ही मारी गई, जिसके बाद जो है काफी हंगामा भी हुआ और उसके बाद पुलिस ने शांत कराया। उसे जो है घायल अवस्था में निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया था, जहां इलाज चल रहा था, और वहीं दम तोड़ दिया उसने। और ये घटना जो है प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरजीत। बढ़ते आगे, राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात करने उनके दिल्ली आवास पहुंची और मुलाकात के दौरान द्रौपदी मुर्मू ने समर्थन के लिए धन्यवाद कहा और सीएम नीतीश कुमार के प्रति आभार भी जताया। द्रौपदी मुर्मू ने नीतीश कुमार से फोन पर बात भी की। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू इससे पहले कल पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने भी पहुंची थी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंच गई हैं। दिल्ली में पीएम मोदी से उन्होंने पहले मुलाकात की और पीएम नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को गुलदस्ता भेंट कर उनके साथ तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट भी किया। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उनके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरे भारत में सराहा गया है। जमीनी समस्याओं को लेकर उनकी समझ और भारत के विकास का उनका विजन बेजोड़ है। द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। और बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिनों का यह सत्र 30 जून तक चलेगा। मॉनसून सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक तैयारियां की गई हैं। मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सत्र में अग्निपथ योजना से लेकर राज्य के विश्वविद्यालयों में सेशन लेट पर भी सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्र की तैयारी को लेकर अपने आवास पर जेडीयू विधायकों के साथ करीब 1.5 घंटे तक बैठक की, जिसमें विपक्ष के हर हमले का मजबूती से जवाब देने का निर्देश दिया और सभी से सदन की कार्यवाही में समय से उपस्थित होने की अपील भी की है। जनता दल यू के विधानमंडल की बैठक हुई और बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। माननीय विधायक ने अपनी राय रखी और पार्टी ने इस बात के लिए
जो राज्यसभा और विधान परिषद के जो चुनाव संपन्न हुए और इसके पहले जो द्विवार्षिक चुनाव में जो हमारे उम्मीदवार जीते उनको बधाई दी गई। साथ ही साथ पार्टी के माननीय विधानमंडल के सदस्यों को निर्देशित किया गया। और दीघा से लेकर पीएमसीएच तक जेपी गंगा पथ का निर्माण पूरा किया जा चुका है और इसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। अब बिहार के लोग पटना में मरीन ड्राइव का मजा ले सकेंगे। पटना में मुंबई जैसा नजारा, मरीन ड्राइव का मजा पटना में। मुंबई की तर्ज पर पटना में गंगा किनारे बन रहे जेपी गंगा पथ के प्रथम फेज का काम पूरा हो गया है। दीघा से पीएमसीएच तक बनी इस सड़क की लंबाई 7.4 किलोमीटर है। 24 जून को इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। कैमरा जो है वो भी लगाए जाएंगे कि जिसकी निगरानी जो है वो लगातार कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो तैयारी की गई है उसके मुताबिक जो 2 टीमें हैं वो गश्ती की यहाँ पे रखी गई है, जो 24 घंटे इस जेपी गंगा पथ पे गश्ती करती रहेंगी और वो इस बात की नज़र रखी जाएगी कि यहाँ पे लापरवाहियाँ नहीं की जा रही है और स्पीड जो है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है, दुर्घटनाएं कम से कम हो। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो जेपी गंगा पथ पर की गई है। और हालांकि जिस ढंग से आपको बता दूं कि जेपी गंगा पथ का निर्माण हुआ है वो पटना की तस्वीर पूरी तरह से बदल देने वाली है। अगर आप उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की ओर जाने वाले लोग हैं या उनको पीएमसीएच आना है तो अभी अगर दीघा से अगर आप पीएमसीएच तक अगर जाएंगे तो आपको 1.5 घंटा से ज़्यादा का समय लगेगा, लेकिन अभी आपको बता दूं कि वो सफ़र 15 से 20 मिनट में पूरा किया जा सकता है। तो एक तरफ जहां सुविधाएं बढ़ी हैं वहां खतरों को देखते हुए भी विभाग जो है सतर्क है और इसकी व्यवस्था कर रही है। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। सीएम नीतीश अटल पथ फेज 2 का भी लोकार्पण करेंगे। अटल पथ के पहले चरण में आर ब्लॉक से दीघा तक का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसका उद्घाटन 15 जनवरी 2021 को हुआ था। अब दूसरे चरण में दीघा से जेपी गंगा पथ तक का निर्माण पूरा हो गया है। इसके शुरू होने से अटल पथ से जेपी गंगा पथ होते हुए जेपी सेतु पार कर सकेंगे। अगर आप उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की ओर जाने वाले लोग हैं या उनको पीएमसीएच आना है तो अभी अगर दीघा से अगर आप पीएमसीएच तक अगर जाएंगे तो आपको 1.5 घंटा से ज़्यादा का समय लगेगा, लेकिन अभी आपको बता दूं कि वो सफ़र 15 से 20 मिनट में पूरा किया जा सकता है। जयप्रकाश गंगा पथ की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है। जेपी गंगा पथ को मुंबई की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ वाहन चालकों को मुंबई के मरीन ड्राइव जैसा नजारा देखने को मिलेगा। इस पथ के निर्माण पर कुल 4,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। सितंबर 2013 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन बीच में कोरोना का संक्रमण फैलने की वजह से निर्माण कार्य थोड़ा धीमा रहा। गंगा पथ का निर्माण कार्य अप्रैल 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। फिलहाल जेपी गंगा पथ के पहले फेज के शुरू होने और अटल पथ के दूसरे चरण की सड़क शुरू होने से पटना से उत्तर बिहार की ओर आना जाना और भी आसान हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। बिहार के विधायक जल्द ही नए और चमचमाते फ्लैट में शिफ्ट कर जाएंगे। सभी 243 विधायक एक जगह रहें, इसके लिए पहले फेज में 67 फ्लैट बनकर तैयार हो रहा है। यूं तो जुलाई के अंत तक फ्लैट का काम पूरा हो जाना है, लेकिन निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 15 अगस्त को विधायक इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। काफी तेज गति से काम चल रहा है। स्पीकर ने काम को लेकर संतोष जताया है। उन्होंने बताया था कि जुलाई में हम लोग देंगे, लेकिन हमको लगता है कि 15 अगस्त के पहले हम सभी माननीय विधायकों को लगभग फ्लैट दे पाएंगे और विधानसभा के सभी विधायक को फ्लैट उपलब्ध हो जाएगा अगस्त के पहले तक, ऐसी संभावना है। इनका काम काफ़ी प्रगति पर है और थोड़ा बहुत जो अब
रोड का डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ को वो कर रहे हैं। मधुबनी में न्यूज 18 की पहल से अब लोगों की परेशानी दूर होने वाली है। NH 227L में सैकड़ों गड्ढे होने की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद इस सड़क की सूरत बदलने की आस जग गई है। करीब 10 सालों से सड़क की समस्या झेल रहे बासुपट्टी के लोगों की मुश्किलें अब दूर होने की उम्मीद बंधी हुई है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री ने जहां बुधवार को ही न्यूज 18 से बातचीत में जल्द से जल्द इस सड़क को दुरुस्त करने का भरोसा दिया था, तो वहीं गुरुवार को मधुबनी में हुई दिशा की बैठक में भी NH 227L की बदहाली को जल्द से जल्द दूर करने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद स्थानीय बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने सड़क की दुर्दशा की खबर को प्रमुखता से उठाने के लिए न्यूज 18 का आभार भी जताया। न्यूज़ 18 को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस खबर को आप लोगों ने प्रमुखता से चलाया। ये खबर ग्लोबल खबर बन गया है और आज सभी लोग चिंतित हैं कि वो कैसे होगा। वो सैकड़ों गड्ढा है सड़क में, चलने योग्य नहीं है। मुख्य सड़क है, नेपाल जाने वाली प्रमुख सड़क है। इसलिए जिलाधिकारी से और कल मैं माननीय मंत्री जी से भी इस पर बात किया और हुआ कि नहीं, इमरजेंसी वर्क तब तक मोटरेबल करने का उसमें प्रारंभ कर दिया जाएगा। मॉनसून की बारिश शुरू होते ही बिहार में कई नदियां उफान पर हैं, कई जगहों पर कटाव भी शुरू हो गया है। यानी एक बार फिर बिहार में बाढ़ की आहट सुनाई देने लगी है। देखिए इस तस्वीर को, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और धड़ाम। कैसे 6 सेकंड में ये शौचालय नदी में समा जा रहा है, देख लीजिए। तस्वीरें सुपौल के किशनपुर प्रखंड के बेलागोट की है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बिहार में मानसून की बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं और कटाव भी शुरू हो चुका है। कोसी ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कुछ ही रोज पहले तक CSC से करीब 2 किलोमीटर पश्चिम में कोसी नदी का बहाव था, जो देखते ही देखते यहां तक पहुंच गया और उसका आगे बढ़ना भी जारी है। खगड़िया में भी कोसी और बागमती के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। कोसी और बागमती से सबसे ज्यादा प्रभावित बेलदौर प्रखंड और चौथम प्रखंड के लोग हैं। हालांकि फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं, जो राहत वाली बात है, लेकिन बाढ़ की आहट से लोग दहशत में हैं। गोपालगंज में गंडक के बढ़ते जलस्तर ने किसानों की नींद उड़ा दी है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से छोटे नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। किसानों का कहना है कि अभी धान की बुआई का सीजन है। नदी के उस पार इलाके के सभी किसान खेती करते थे, जो अब नदी का जलस्तर बढ़ने से बंद हो चुका है। और रात को काफ़ी पानी मतलब बढ़ा हुआ था। यहाँ पे पानी बढ़ रहा है और घट रहा है। अभी यहाँ पे घट चुका है और यहाँ के लोग जो है आसपास के बहुत डरे हुए हैं और सब कोई अपना सामान समेट चुके हैं बांध पे आने के लिए। हालांकि जल संसाधन विभाग का दावा है कि गंडक नदी में पानी पिछले साल के मुकाबले काफी कम है, लिहाजा तटबंध और निचले इलाकों में फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है और अभी तो मानसूनी बारिश की शुरुआत ही हुई है। नदियों ने अभी से ही रंग दिखाना भी शुरू कर दिया है। अगर बाढ़ से बचाव की मुकम्मल तैयारी नहीं हुई तो फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी जो हर साल ग्रामीणों को परेशान करती है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित झा, खगड़िया में दिग्विजय और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। जमुई के खैरा इलाके में वन विभाग की टीम ने एक यूरेशियन उल्लू को कब्जे में लेकर गिद्धेश्वर जंगल में छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम सिंगापुर गांव में पहुंची और विलुप्त हो रही प्रजाति के इस उल्लू को अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल सिंगारपुर गांव के युवक संतोष राणा का दावा है कि 3 साल पहले वे इस उल्लू को पकड़कर पालने के लिए अपने घर ले आए थे। बाद में परिवार के दबाव में उसे उड़ा दिया, लेकिन बार बार ये उल्लू संतोष के घर लौट आया करता था, जिसकी जानकारी उसने सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी। 1-1.5 साल पहले ही आया था, थोड़ा बड़ा हो गया उसी घर पे, और अब की आके 3 साल बाद ही जो है रिटर्निंग घर पे फिर से आया। कहीं छोड़ देते हैं फिर रिटर्निंग आ जाता है। सबसे बड़ा बात यह है कि एक बार ही नहीं छोड़ रहे,
छोड़ दें। ये प्रजाति यहाँ मिलता नहीं है, लुप्त के कगार पे है, लेकिन फिर भी इस बार हम लोग गिद्धेश्वर जंगल में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब लुप्त के कगार पर यूरेशियन उल्लू जिसको बोलते हैं, ये लुप्त कगार पर है और पारिस्थितिकी के लिए ये सब पक्षी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये सब का भी हक रहता है कि ये लोग स्वतंत्र रहे। जैसे आदमी हम लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ये लोग भी स्वतंत्र रहने का इसका भी हक है। कैमूर के दुर्गावती में बड़ी संख्या में लोग डायरिया की चपेट में आते जा रहे हैं। सरियाओं गांव में 30 से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में हैं। सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत है। डायरिया फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है। 3 टीम तैयार हो गई है जो 24 घंटे गांव में हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गंभीर रूप से बीमार लोगों को एम्बुलेंस से पीएचसी और मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। 2 महिलाओं की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। 2 दिन पहले डायरिया से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि नल जल योजना के पाइप में गड़बड़ी की वजह से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। योजना की स्कीम है, वो जो है जगह जगह पाइप फट गई है। पाइप बिछाने वाले लोग क्या किए कि 1.5 फीट 1 फीट कहीं कहीं पाइप बिछा कर और चले गए, और नीचे से जब फट गया, जो जा रहा है आरी पानी गली का, वहाँ फट गया है। मान लीजिए कि हम टंकी के चालू किए, पानी गया तो गया, अगर बंद हुई टंकी तो अंदर जाके वही पानी नाली का खींच दिया। अब जब दोबारा चालू हो गया तो फिर वही पानी जाएगा। दूषित होने के कारण हमारे गांव में डायरिया इतना अधिक है कि 40% डायरिया है। हाँ, लोगों को करीब 8 लोगों को यहाँ फ्लूड पानी चल रहा था तो आज है। और वहाँ पीएचसी दुर्गावती में भी वहाँ 6 पेशेंट हैं जिनका इलाज चल रहा है। स्थिति वहाँ मैं गई, देखी, स्थिति उन लोगों की ठीक है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस